सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 30 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे महाराष्ट्र स्क्रैप्स द 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्लास 1 to 5 तक के लिए जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है उसको होल्ड पे रख दिया है। और ये फैसला जो है वो 2 महीने के ऑपोजिशन के बाद आया, जिसमें एक्टिविस्ट, एकेडमिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थे, है ना। और पॉलिसी क्या थी कि जो प्राइमरी लेवल है उस पर मराठी प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश पढ़ाई सिखाने का प्लान था, है ना। अब ये फार्मूला सिर्फ सेकेंडरी क्लास पे ही जो है लागू होगा, है ना। और एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है ताकि फ्यूचर डिसाइड कर सके इस चीज़ का। नरेंद्र यादव जी के उस कमेटी के चेयरमैन रहेंगे। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है। ये बेसिकली बोलता है कि स्टूडेंट्स जो है वो एम्फेसिस होगा लर्निंग में मदर टंग में, है ना, या होम लैंग्वेज में टिल ग्रेड 5th, ठीक है। और प्रेफरेबली अप टू जो है क्लास 8th, ओके। और स्टूडेंट्स 3 लैंग्वेज में जो है वो पढ़ेंगे इन देयर स्कूल यूजुअली फ्रॉम क्लास 6 to 12th, है ना। एटलीस्ट इसमें से जो 2 लैंग्वेजेस रहेंगी वो नेटिव टू इंडिया रहेंगी, है ना। बाकी जो रहेगी वो स्टेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो है वो चूज़ कर सकती हैं लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन द लोकल नीड्स एंड स्टूडेंट प्रेफरेंस, है ना। तो ये प्रोविज़न है जिसको लेके अब ये सब चल रहा है महाराष्ट्र में। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज़ है कि जो है क्लियरली मेंशन करता है कि कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज उसे लर्न करनी है ना। और जो चॉइस ऑफ लैंग्वेज है वो स्टेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स जो है उन पर डिपेंड करेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, अहेड ऑफ सेंसस स्टेट्स आस्क टू लॉक बाउंड्री चेंजेस बिफोर December 31। तो जो पॉपुलेशन सेंसस या कास्ट सेंसस होने वाला है 2027 में, उसकी शुरुआत जो है वो टेंटेटिवली फर्स्ट फेज़ उसका जो है जिसमें कलेक्ट करेंगे हाउस लिस्टिंग डेटा और हाउस शेड्यूल डेटा, ठीक है। ये कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2026 से। और ये सेंसस जो 2027 में का जो है बेसिकली फर्स्ट स्टेप बोल रहे हैं। और इसके लिए जो है स्टेट्स को बोला गया है कि बाउंड्री एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो भी हैं, पुलिस स्टेशन की, तहसील, डिस्ट्रिक्ट लिमिट, ये जो है 31 दिसंबर 2025 तक जो है वो फ्रीज़ कर दी जाएंगी। और स्टेट्स को बोला गया है कि अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो उस डेट से पहले कर लें, है ना। और जो इस बार का सेंसस होगा कम्प्लीटली डिजिटल होगा, और जिसमें कि जो है इनुमरेशन ब्लॉक्स भी लास्ट टाइम जो थे 2021 का जो सेंसस के लिए बनाए गए थे उसी को मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करेंगे। तो एक इनुमरेशन ब्लॉक में लगभग 150 से 180 घर होते हैं और 650 से 800 लोग होते हैं एक इनुमरेशन ब्लॉक में। और जो क्वेश्चन की लिस्ट है और फाइनल डेट्स बाद में गैजेट में नोटिफाई किए जाएंगे, है ना। और तो ये बेसिकली ओरिजिनली ये जो सेंसस है ये 2021 में होना था, है ना। और जो है ये कोविड-19 आने के कारण जो है डिले हुआ, और अब उसे जो है पॉपुलेशन सेंसस 2027 के रूप में किया जाएगा, है ना। ये हाउस लिस्टिंग डेटा में क्या क्या कलेक्ट करेंगे बेसिकली कि हाउस और बिल्डिंग नंबर कलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ बिल्डिंग कैसी है, कच्चा है, पक्का है मकान, ओनरशिप क्या है, रेंटेड है, ओन्ड है, कंडीशन क्या है उसकी, वहाँ ड्रिंकिंग फैसिलिटी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, किचन, ये सब चीज़ें, कितने रूम हैं, तो ये सब होता है। अब इसमें क्या क्या एग्जैक्टली रहेगा ये गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, केरला टू सीक स्टेरिलाइजेशन ऑफ बोनेट मकाक नियर फॉरेस्ट। तो अब केरला में क्या हो रहा है कि बेसिकली स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो है किसी भी जानवर या इंसान की रिप्रोडक्टिव जो एबिलिटी है उसको जो है परमानेंटली रोक देना, ताकि वो फ्यूचर में जो है वो बच्चे पैदा ना कर सके, है ना। तो अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि बोनेट मकाक जो कि एक मंकी की स्पीशी है केरला में, वो बेसिकली साउथ इंडिया में ये मिलता है ना। और फार्मर और फॉरेस्ट एज पर रहने वाले लोग जो है मंकी अटैक्स और क्रॉप डैमेज से परेशान है। तो ये मंकीज़ जो है उनकी जो क्रॉप्स हैं जैसे कोकोनट क्रॉप हो गई, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब डैमेज कर देते हैं, और जिससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो केरला का सोल्यूशन क्या है कि मास स्टेरिलाइजेशन कर दो मंकीज़ का, ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो, है ना। और स्टेरिलाइजेशन करके उनको फिर जो है वापस उनके नेचुरल एरियाज़ में वापस भेज दिया जाएगा। और इस प्लान का नाम रखा है उन्होंने मिशन बोनेट मकाक, ठीक है, मिशन बोनेट मकाक। और लीगल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की बात करें अगर, तो बोनेट मकाक जो है वो शेड्यूल 1 में लिस्टेड है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और IUCN में जो इसका स्टेटस है वो बेसिकली क्या है कि वल्नरेबल है इस स्पीशी का, है ना। और ड्यू टू डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन,
और एडिशनल मेजर्स लिए गए हैं। डिपार्टमेंट ने प्लान किया कि इम्प्रूव करेगा वेस्ट मैनेजमेंट और इको टूरिज़्म सेंटर्स के लिए, जहाँ पे मंकी ह्यूमन जो लोग अपना बचा हुआ खाना छोड़ जाते हैं, तो वहाँ पे जो है बेसिकली वो जो जिस पे मंकी वो डिपेंड हो गए है ना, वहाँ पे इको टूरिज़्म सेंटर्स डेवलप करेगी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट टू बिगिन लैंड एक्विजिशन फॉर द परांदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। तो तमिलनाडु का जो सेकंड एयरपोर्ट है परांदूर एयरपोर्ट, उसके लिए लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। और जो है ये बेसिकली इसमें यही सब बताया हुआ है कि कौन कौन से एरियाज़ वो अफेक्ट होंगे, और कंपनसेशन डिटेल दिए कि जिनकी जिनकी लैंड एक्वायर की जाएगी उनको कितना कितना कंपनसेशन मिलेगा, उसके रेट्स दिए हुए हैं इसमें, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे एसओपी टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस इशूड इन राजस्थान बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, उसमें लगभग 70% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 5 के हिसाब से लगभग 25% जो है वो चाइल्ड मैरिजेज़ होती हैं। और जो नेशनल एवरेज है वो 23.3% है, जिससे भी ज़्यादा है, नेशनल एवरेज से ज़्यादा यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेज़ हो रही हैं। तो एक सीरियस प्रॉब्लम है, और सीक्रेट चाइल्ड मैरिजेस करा देते हैं लोग, वो एक सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ का। लेकिन अभी क्या है कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कोर्ट इंजक्शन, है ना, वो ऑर्डर कंपलसरी कर दिया है कि कोई भी रिपोर्टेड अगर जो है पोटेंशियल चाइल्ड मैरिज है उसके लिए, और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाया गया है। तो सेक्शन 13 जो 1 है, सेक्शन 13(1) इसका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2006, उसके तहत जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से इंजेक्शन ऑर्डर लिया जाएगा, है ना। ये एक कोर्ट का ऑर्डर होता है जो किसी भी चीज़ को रोकने के लिए यूज़ होता है इमीडिएट। और ये ऑर्डर जो है अथॉरिटीज़ को एम्पावर करेगा कि जो है जो चाइल्ड मैरिजेज हैं उसको रोका जाए प्रोएक्टिवली, ठीक है। और वायलेशन अगर कोई भी होता है इस ऑर्डर का तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस। और तो इसका बेसिकली एम है कि जो है इमीडिएटली स्टॉप किया जाए चाइल्ड मैरिजेस जो भी ऑफिशियल्स के सामने हो रही हैं, और प्रिवेंट करें जो सीक्रेट जो मैरिजेस हो रही हैं, सीक्रेट चाइल्ड मैरिजेस या हिडन सेरेमनीज़ हो रही हैं, उनको प्रिवेंट करना। और तो इसके लिए बेसिकली ट्रेनिंग भी दी जा रही है सारे ऑफिसर्स को, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली केरला गवर्नमेंट फर्म ऑन जुम्बा इन स्कूल्स सीक्स एन एंड टू रो। तो केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जुम्बा जो कि एक एरोबिक बेसिकली डांस फिटनेस है, एरोबिक डांस फिटनेस, ठीक है। तो ये सेशंस गवर्नमेंट स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ऐसा केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। और कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर जो है इस्लामिक बिलीफ के ख़िलाफ़ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने बेसिकली बोला कि विजडम जो है जुम्बा एक वल्गर डीजे डांस है, और ये वायलेट करता है इस्लामिक जो लाइफस्टाइल रूल्स और फैमिली वैल्यूज़ हैं। और ये केरला गवर्नमेंट का कहना है कि जो बेसिकली ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो है बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंटी ड्रग जो है वो माइंडसेट वो डाल सके उन पे, और ड्रग प्रिवेंशन के लिए किया जा रहा है ना। तो वही लोग प्रूफ मांग रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है जुम्बा से, कोई प्रूफ बताइए, है ना। बट गवर्नमेंट जो है वो जुम्बा उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है उसने गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला है कि जुम्बा कंटिन्यू होगा स्कूल्स में, और इस कंट्रोवर्सी को कल्चर वॉर बनाने से बचना चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे टर्मरिक बोर्ड विल बूस्ट फार्मर्स इनकम विद न्यू मार्केट्स ओपनिंग। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है वो बनाया गया है, कहाँ पे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, निज़ामाबाद तेलंगाना में है, निज़ामाबाद तेलंगाना, ठीक है। और इसे पीएम मोदी का 40 साल पुराना प्रॉमिस था, ऐसा बोला होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, और अमित शाह जी ने इसे इनॉग्रेट किया। पर्पस क्या है इस जो है बोर्ड बनाने का, कि जो है क्रिएट करना फुल वैल्यू चेन टर्मरिक बनाना, पैकिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट्स के लिए, है ना। और फार्मर को मिडिल मैन के भरोसे ना रहना पड़े इसलिए। और फार्मर को बेनिफिट ये होगा कि फार्मर को मिलेगी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए क्वालिटी टर्मरिक। और टर्मरिक का बेनिफिट क्या होता है, बेसिकली एक हाई करक्यूमिन कंटेंट होता है इसमें, हाई करक्यूमिन कंटेंट, और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी कैंसरस जो है इफ़ेक्ट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। और एक करक्यूमिन कंटेंट क्या होता है, करक्यूमिन कंटेंट बेसिकली जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है हल्दी में,
और इसीलिए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में इतना पावरफुल होता है, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी कैंसरस होता है, एंटी है ना, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, ब्रेन हेल्थ बूस्टर भी होता है ना। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट अर्ज सेंटर टू रिलीज रिपोर्ट ऑन किलाड़ी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। तो अब ये कंट्रोवर्सी क्या है, बेसिकली किलाड़ी एक्सकेवेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। जो किलाड़ी एक्सकेवेशन है वो यहाँ पे, ये किलाड़ी एक जगह है कहाँ पे, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है ना। ये एक मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट है ना। यहाँ पे एक्सकेवेशंस हुए है ना। और तो यहाँ पे तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि जो है ये बहुत ही एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी है ना। और पॉसिबली जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है पैरेलल थी। और एविडेंस भी मिले हैं राइटिंग के, अर्बन प्लानिंग के, और क्राफ्ट भी मिला है ना। तो अब कंट्रोवर्सी क्या है, एक यूके बेस्ड जो है यूनिवर्सिटी है, उसने किलाड़ी एक्सकेवेशन में जो मिले स्कल्स का स्टडी किया और फेशियल रिकन्स्ट्रक्ट फेस को रिकन्स्ट्रक्ट किया। और रिसर्च दिखाता है कि जो है पीपल वहाँ पे लगभग 2500 साल पुराने जो है वो रहे हैं। और कंफर्म जो करता है तमिलनाडु सिविलाइजेशन एंशिएंट रूट्स है ना। और तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस है कि जो है उन्होंने ये बोला है कि जो है ये डिस्कवरी तमिल की कल्चर की जो है महानता, एंटिक्विटी को फिर से दुनिया के सामने लाता है। और सेंटर पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो तमिल की हिस्ट्री को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट्स रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो इस साइट पे रिसर्च की है उसको वो बोल रहे हैं कि उसकी फुल रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। और ये तमिल प्राइड और आइडेंटिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा बोलना है उनका है ना। तो ये एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस में, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली 52 villages adjoining LAC and line of actual control and line of control in Ladakh to be reserved areas है ना। तो हुआ क्या है कि 52 villages जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो LAC और LOC जो लेह और कारगिल के पास हैं, उनको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया रिजर्व्ड एरियाज़ है ना। और ये क्या, इससे बेनिफिट क्या होगा कि बेसिकली रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा उनको गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन में, और जो अदर वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती गवर्नमेंट के थ्रू उसमें इनको रिजर्वेशन मिलेगा। और ये किया गया है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर जो है रिजर्वेशन एक्ट 2004 के अंडर और अमेंडमेंट करके। तो अब बेसिकली है क्या कि जो है लेह के डिस्ट्रिक्ट के 18 रेवेन्यू विलेजेस और कारगिल डिस्ट्रिक्ट के 34 विलेजेस, तो टोटल 52 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है। और ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि बेसिकली स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बॉर्डर्स जो है काफ़ी इनको ऑफन जो है इनको हार्डशिप फेस करना पड़ता है ड्यू टू पुअर कनेक्टिविटी और लैक ऑफ डेवलपमेंट है ना। और तो ये रिजर्वेशन वो बूस्ट करेगा लोगों को वहाँ का रिप्रेजेंटेशन है ना, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो बॉर्डर एरिया रेजिडेंट्स को भी है ना, मेन स्ट्रीम में आने की। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली कांग्रेस फ्लेज प्रपोजल टू रिवाइव माइनिंग ऑपरेशंस इन सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, तो वहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी हो रही है। तो बेसिकली ऑपोजिशन ने सेंटर और राजस्थान गवर्नमेंट पर आरोप लगाया कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसकी जो बाउंड्रीज है उसको दोबारा से रीड्रॉ किया जा रहा है, और उसको करके फिर जो है माइनिंग वो फिर से शुरू करने की प्लानिंग है, ऐसा बोलना है गवर्नमेंट का, वहाँ ऑपोजिशन का। और 50 से ज़्यादा प्लस माइनिंग ऑपरेशंस फिर से एक्टिवेट किए जा सकते हैं, ऐसा बोलना है, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंद किए थे। और ये इशू रेज़ किसने किया, बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है सर इसका रिज़र्व, एक रिवाइवल स्टोरी इसके साथ जुड़ी हुई है कि 2024 में जो है वो पोचिंग की वजह से यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन है वो ज़ीरो हो गई थी। और 2005 में टाइगर टास्क फोर्स बनाया गया था, और 2004 की बात है ना, 2005 में टाइगर फोर्स बनाया गया और फिर से दोबारा से टाइगर को रीलोकेट किया गया, ठीक है, और पन्ना से। और आज इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग टोटल टाइगर की 48 तक पहुंच गई है। और अपोजिशन इसलिए है क्योंकि बाउंड्री चेंज से फिर से जो है फॉरेस्ट का कॉरिडोर वो फ्रैगमेंटेशन होगा और टाइगर हैबिटेट और मूवमेंट जोन जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो एनवायरनमेंट को इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, इसलिए अपोजिशन हो रहा है ना। एक सेकेंड, जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे एयरलाइंस नॉट रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट ऑफ पैसेंजर सेज एविएशन वॉचडॉग। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है
उन्होंने एक गाइडलाइंस कुछ जारी किए हैं अनरूली पैसेंजर्स के लिए। अनरूली पैसेंजर्स जो कि ड्रंक करते हैं और मिसबिहेव करते हैं फ्लायर्स के साथ, है ना, और जो हीटेड फ्लाइट्स या स्कफल्स जो है वहाँ पे रहता है, उनका लड़ाई वड़ाई कर लेते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आते हैं, है ना, इंसिडेंट्स ऐसे जो एयरक्राफ्ट को रिस्की बनाते हैं, उसके लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। और तो पैसेंजर्स में तो डीजीसीए ने बोला कि पैसेंजर जो मिसबिहेवियर्स हैं वो रिपोर्ट या तो देर से भेजे जा रहे हैं या बिल्कुल भेजे नहीं जा रहे हैं, है ना, ये सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी दोनों के लिए थ्रेट्स है। तो उन्होंने बोला कि ईमेल को रिपोर्ट करना होगा ईमेल के थ्रू जो है विदिन 12 आवर्स, है ना, और टू चीफ फ्लाइट सेफ्टी, और डिटेल्ड रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जाए जो है जब लैंडिंग से, है ना, डीजीसीए को। और अब जो है बेसिकली क्या है कि कैबिन क्रू और पायलट को एक्शन लेना होगा ऑन स्पॉट, और एयरलाइंस जो है फॉलो करे प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है डील करने के लिए अनरूली पैसेंजर्स के लिए। तो ऐसी जो कंप्लेंट्स होती हैं 2017 की गाइडलाइंस के हिसाब से, जो ऐसी कंप्लेंट्स होती है वो इंटरनल कमेटी के पास जाती हैं, डिसीजन 30 डेज़ में लिया जाता है ना, और वो इंक्लूड करता है कि उस पर जो है फ्लायर पे बैन लगाना है कि नहीं, फ्लाइंग बैन। और जब तक ये डिसीज़न नहीं आता एयरलाइन जो है वो पैसेंजर को टेम्परेली जो है वो बैन कर सकती हैं, है ना, और रिपीटेड ऑफेंडर को क्या कर सकते हैं जो है कई बार जो है उसको बैन किया जा सकता है ना, पहले बैन लगाया था उससे भी जो है दुगना बैन लगाया जा सकता है डबल टाइम के लिए। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली पीपल टेक आउट टू द स्ट्रीट्स इन कोलकाता एट इंटेंसिटी टू प्रोटेस्ट ओवर गैंग रेप। तो 25 जून को बेसिकली एक लॉ स्टूडेंट के साथ गैंग रेप हुआ साउथ कोलकाता कॉलेज कोलकाता में, और उसकी एफआईआर लिखी गई कस्बा पुलिस स्टेशन में। तो उसी को लेके बेसिकली जो है यहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहा है मैसिव कोलकाता में, है ना, और तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है इसके लिए 9 ऑफिसर्स की, और इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है ना। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की टीम भी पहुंचती है लेकिन सर्वाइवर या उसके परिवार तक नहीं पहुंच पाती है। और तो ये सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि ये एक सिस्टम पर भी सवाल है। अगर कॉलेज सेफ़ नहीं है, पुलिस क्लियर नहीं है, वो भी कोई जवाब नहीं दे रही, तो किस पर भरोसा करें स्टूडेंट्स, इवन जब लॉ कॉलेज में ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ खुद जस्टिस की पढ़ाई हो रही है। बाकी इस पेज पे सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन शुक्ला टेक्स अप एक्सपेरिमेंट ऑन स्केलेटल मसल डीजनरेशन इन स्पेस। तो शुभांकर शुक्ला जी जो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हैं, एक्सियम 4 मिशन के थ्रू गए हैं, है ना, और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं स्पेस में। तो बेसिकली अब क्या क्या एक्सपेरिमेंट अभी इन्होंने किए, एक तो बेसिकली इन्होंने देखा कि जो है मसल का डीजेनरेशन कैसे होता है स्पेस में, मसल डीजेनरेशन इन स्पेस, है ना, उसको स्टडी किया, जिसको बोलते हैं मियोजेनेसिस स्टडी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो किया इन्होंने ताकि ज़्यादा अच्छे से पता चल सके कि जो है एस्ट्रोनॉट्स का प्रोटेक्शन कैसे हो सकेगा मसल लॉस के अगेंस्ट, ठीक है, और इनसाइट्स देगा जो है मसल डिजेनरेटिव डिजीज़ जो होती हैं अर्थ पे उससे। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सेरेब्रल हेमोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें जो है वो ट्रैक करेंगे जो ब्लड फ्लो है ब्रेन में, ब्लड फ्लो इन ब्रेन, है ना, अंडर माइक्रोग्रेविटी में कैसा ब्लड फ्लो होता है ब्रेन में, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि जो बेटर ट्रीटमेंट हो सके स्ट्रोक्स के लिए, हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ में स्पेस में, है ना। और इसरो के एक्सपेरिमेंट्स कितने एक्सपेरिमेंट 7 माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स ऑन बोर्ड हैं। और तो बेसिकली गोल क्या है कि डेवलप करना है इंडियन माइक्रोग्रेविटी रिसर्च इकोसिस्टम। और तो अभी इसमें टोटल 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं 31 कंट्रीज़ के जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब ये इम्पैक्ट क्या है इस इंडिया का इस पे कि इसरो की एंट्री हुई है स्पेस बायोलॉजी और माइक्रोग्रेविटी साइंसेज में, है ना। और शुक्ला जी का मिशन ये फाउंडेशन लगाता है फ्यूचर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के लिए, फाउंडेशन है ना, और बूस्ट करेगा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो स्पेस बेस्ड मेडिकल साइंसेज है उसमें। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन चार्ट सेट टू बी प्रिपेयर्ड 8 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर ऑफ ट्रेन। तो पहले क्या होता था, कोई भी डिपार्चर होने वाली थी ट्रेन तो उसके 4 घंटे पहले वो चार्ट प्रिपेयर होता था पैसेंजर्स का। अब वो क्या कर दिया गया, 8 घंटे पहले ही जो है उसको जारी कर दिया जाएगा जो चार्ट है ना। इससे बेसिकली फ़ायदा होगा उनको, वेट लिस्ट वाले जो पैसेंजर रहते हैं उनको अल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकेंगे।
और जो कई सारे दूर दराज और सबर्ब से आने वाले पैसेंजर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, है ना। जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे वाई इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डी लिस्टिंग द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो उससे पहले एक दो चीज़ें हम देख लेते हैं कि रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं और अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, है ना। तो सिंपल में अगर मान लीजिए कि नेशनल और स्टेट पार्टीज़ होती हैं, जो नेशनल लेवल की पार्टीज, स्टेट लेवल की पार्टीज़, और ये अनरिकग्नाइज्ड होती हैं, है ना। तो अब देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी जो कि कुछ सर्टेन क्राइटेरिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कुछ क्राइटेरिया होता है उसको मैच करती हैं, तो वो रिकग्नाइज हो जाती हैं, रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, है ना, लोकसभा स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। और वहीं पे ये जो है इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाती हैं, इसलिए जो है अनरिकग्नाइज रहती हैं। तो अब ये रिकग्नाइज क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि रिकग्निशन के लिए कि जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो लोकसभा इलेक्शंस के लिए मान लीजिए कि जो है एटलीस्ट 2% जो है सीट्स लोकसभा में लेके आए, है ना, एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट से, ठीक है, या फिर जो है वो रिकग्नाइज्ड पार्टी हो एज अ स्टेट पार्टी, है ना, इन एटलीस्ट जो है 4 स्टेट्स में। तो ये क्राइटेरिया अगर ये फुलफ़िल है तो जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा, है ना। और तो ये बेसिकली रिकग्नाइज कौन सी होती है, नेशनल पार्टीज़ हो सकती हैं, स्टेट पार्टीज़ होती है, दोनों का क्राइटेरिया अलग है ना। और तो इनको बेनिफिट्स ये मिलते हैं रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को, इनको एक रिजर्व्ड जो है वो पार्टी सिंबल मिलता है ना, परमानेंट इलेक्शन सिंबल, फ्री एयर टाइम मिलता है टीवी पे, दूरदर्शन पे, ऑल इंडिया रेडियो पे, ठीक है। और जो है कंसल्टेशन राइट्स होते हैं, कई सारे इश्यूज़ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं इलेक्शन मैटर में। ऑफिस स्पेस मिलता है नेशनल और स्टेट कैपिटल में, है ना, 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं, ठीक। तो ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं इनको। तो वहीं पे अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो बेसिकली ये फुलफ़िल नहीं करती हैं क्राइटेरिया ये, इसलिए जो है ये अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। तो इनका कोई पॉलिटिकल परमानेंट सिंबल नहीं मिलता है, कोई फ्री एयर टाइम नहीं मिलता है ना, लीगल कंसल्टेशन राइट्स नहीं मिलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, कोई ऑफिस स्पेस नहीं है ना। तो अब इनके बारे में बेसिकली बात हो रही है, जो अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे इस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है ऐसी जो अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें से 345 लगभग जो अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, है ना, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको डीलिस्ट करने का जो है प्रोसेस शुरू कर दिया है। जो लास्ट 6 साल से जिन्होंने कोई इलेक्शन में जो है लास्ट 6 ईयर से पार्टिसिपेट नहीं किया किसी इलेक्शन में, और इनका कोई ऑफिस या स्पेस भी नहीं है ना, ऑफिस लोकेट नहीं हो रहा है। तो अब रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है बेसिकली हमने देखा यहाँ पे, और ये आर्टिकल 19(1) के जो है बेसिस पे किसी भी सिटीज़न को कोई भी एसोसिएशन बनाने का जो है वो राइट होता है ना। और जो सेक्शन 29 है, जो किसका 29 ऑफ RPA एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके तहत जो कोई भी पार्टी का रजिस्टर करना चाहती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट करना होता है। उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है विश्वास, सोशलिज़म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सवर्निटी ऑफ इंडिया की बात होनी चाहिए बेसिकली। और इंटरनल डेमोक्रेसी जैसे इलेक्शंस का प्रोविज़न ज़रूरी है ना इसके लिए। अब ये इनके फ़ायदे हमने देख लिए रजिस्टर्ड के। अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो इनको भी बेसिकली इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है, इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 13A ऑफ IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। और कॉमन इलेक्शन सिंबल मिलता है, कॉमन इलेक्शन सिंबल, 20 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं इनके, है ना, का परमिशन रहता है। और 20,000 से अगर ज़्यादा का डोनेशन ले रहे हैं तो उसका लिस्ट जो है वो देना ज़रूरी होता है। और अगर 2,000 से ऊपर का कोई भी डोनेशन ले रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ जो है चेक या फिर बैंक ट्रांसफ़र से लेना होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इनको, है ना। इससे पहले जो है लॉ कमीशन ने भी 2015 में रिकमेंडेशन दी थी कि अगर कोई पार्टी 10 साल से ज़्यादा जो है वो इलेक्शन ना लड़े तो उसको डी रजिस्टर करने का प्रोविज़न होना चाहिए, है ना। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी रिकमेंडेशन थी 2016 की कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अमेंडमेंट हो ताकि इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो डी रजिस्ट्रेशन का जो है पावर आए, है ना। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर खुद भी जो है इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ऐसा लॉ कमीशन ने बोला था अपनी रिपोर्ट में। तो ये बेसिकली जो स्टेप है ये डेमोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने में मदद करेगा और फेक या डोरमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको सिस्टम से बाहर निकालेगा।
तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली HK कन्वेंशन, हांगकांग कन्वेंशन शिप्स दैट्स गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। तो एक कन्वेंशन है हांगकांग कन्वेंशन, HK कन्वेंशन, जो कि सेफ शिप रिसाइकलिंग के लिए है, शिप रिसाइकलिंग के लिए वो लागू हो गया बेसिकली कब से, 26 जून 2025 से, है ना।